नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। 16 जनवरी से देश भर में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ तैयारियों की समीक्षा। कहा, पहले चरण में लगेगा 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त टीका। अगले कुछ महीने में देश में 30 करोड़ लोगों को लगेगी कोविड-19 की वैक्सीन। प्रधानमंत्री ने कहा, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम और ड्राई रन के अनुभव का मिलेगा फायदा। टीकाकरण अभियान और डिजिटल टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी करने में मदद करेगा कोविन ऐप। दिल्ली महाराष्ट्र में देश के 10 राज्यों में बढ़ा बर्ड फ्लू का प्रकोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। पोल्ट्री फार्म, चिड़ियाघर, वाटर बॉडीज पर निगरानी का निर्देश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की युवाओं से लोकतंत्र की मजबूती और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भागीदारी बनने की अपील। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। कोयला खनन क्षेत्र में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वेब पोर्टल की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया शुभारंभ। कहा, कोयला क्षेत्र में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने की क्षमता। देश में 16 जनवरी से कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज हो रहा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ शासित प्रदेशों के प्रमुखों के साथ बातचीत की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया, जिन बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया, उनमें कोविड-19 वायरस के खिलाफ केंद्र और राज्यों को मिलकर लड़ना है। उन्होंने कहा कि अब देश दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए तैयार है। सबसे बड़े 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले लगेगा मुफ्त टीका। पहले 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। टीकाकरण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज का ऑथराइजेशन दिया गया, वो दोनों ही मेड इन इंडिया हैं, जो देश की परिस्थितियों को देखकर विकसित की गई। आगे भी राज्यों के साथ समीक्षा की जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में और वैक्सीनों को मंजूरी मिलेगी। सोलह जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन्स दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब भारत को अगले कुछ महीनों में लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य
हासिल करना है। ऐसे में भारत को टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना टीकाकरण में बहुत काम आने वाली हैं। हमारी कोशिश सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त टीका लगाने की है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आप सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं। आप सभी परिचित हैं कि बीते कुछ हफ्तों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लॉजिस्टिक तक की तैयारियां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके, लगातार मीटिंगें करके, मॉड्यूल्स बना करके इसको पूरा किया गया है। देश के लगभग हर जिले में ड्राई रन्स भी पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग की है। जिनको टीका लगाना है, इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को सुनिश्चित करना होगा कि ऐप में जानकारी रियल टाइम अपडेट हो। साथियों, इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो, ये सुनिश्चित करना है। इससे जरा सी चूक भी इस मिशन को नुकसान पहुंच सकता है। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को यह सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद डिजिटली तुरंत देना जरूरी है ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर ना आना पड़े। किसको टीका लग चुका है ये तो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा ही, साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी इसके रिमाइंडर के रूप में भी ये काम करेगा। दूसरी डोज के बाद फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र और राज्यों ने मिलकर व्यापक तैयारियां की हैं। सभी राज्यों में ड्राई रन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वैक्सीन से जुड़ी अफवाहें ना फैलने पाए। भारत में हमें अगले कुछ महीनों में ही लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। इस चुनौती का पूर्वानुमान लगाते हुए ही बीते महीनों में भारत ने बहुत व्यापक तैयारियां की हैं। कोरोना की वैक्सीन से अगर किसी को कुछ असहजता होती है तो उसके लिए भी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पहले से ही इसके लिए एक मैकेनिज्म हमारे पास रहता है। एक और बात जिस पर हमें बहुत गंभीरता से काम करना है, हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने सभी सदस्यों से इसमें सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने 1800 ब्रांच में काम करने वाले 3.5 लाख सदस्यों को पत्र लिखकर कहा कि निकट भविष्य में कोविड-19 का टीका उपलब्ध होगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि टीकाकरण अभियान में पेशेवर तरीके से मदद करें। आईएमए ने भारतीय वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि आईसीएमआर के साथ तालमेल से भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी टीका विकसित किया है, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई। और भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से 6 और लोग संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 96 तक पहुंच गई है। शनिवार तक संक्रमितों की संख्या 90 थी। सभी मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। इनके संपर्क में आने वालों का भी पता लगाने की कोशिश जारी है। देश में पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की जो दर है वो बढ़कर 96.43% हो गई है। रविवार को 16,311 नए मामले सामने आए। इस दौरान करीब 17,000 मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही अब तक 1,92,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल 2,22,000 के करीब सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल मामलों के महज 2.13% है। देश भर में अब तक 18 करोड़ 17 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित संस्थान में कोविशील्ड टीके को विभिन्न स्थानों पर भेजने का काम जल्द शुरू हो सकता है। देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। कोविशील्ड वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का भारतीय संस्करण है, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। इस काम में जीपीएस सुविधा से लैस 300 ट्रक लगाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त 500 ट्रकों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने पर चिंता जताई है और सतर्क रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय की ओर से योजना बनाई गई है, जिसका तत्परता से पालन करना होगा। प्रधानमंत्री ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अधिकारियों का मार्गदर्शन करने की अपील की। साथ ही दूसरे राज्यों से भी सतर्क रहने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों में चिड़ियाघरों, पोल्ट्री फार्म्स और जल स्रोतों की लगातार निगरानी जरूरी है, ताकि समय पर पक्षियों के बीमार होने की जानकारी मिल सके। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है, जिसका तत्परता से पालन आवश्यक है। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। जिन राज्यों में अभी बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है, वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा। हमें सभी राज्यों, स्थानीय प्रशासन को वाटर बॉडीज के आसपास, पक्षी बाजारों में, जू में, पोल्ट्री फार्म इत्यादि पर निरंतर निगरानी रखनी है। देश में अब तक 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। नया राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों का सैंपल पॉजिटिव आया। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार और देहरादून में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। दिल्ली में 3 जगहों पर पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। मयूर विहार फेज 3, द्वारका सेक्टर 9 और संजय झील में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इसके बाद से इन जगहों को सैनिटाइज किया गया है। संजय झील को अलर्ट जोन घोषित किया जा चुका है। वहीं दिल्ली में बाहर से आने वाले प्रोसेस्ड चिकन पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बर्ड फ्लू को लेकर के देश में एक पैनिक सा बन गया है। दिल्ली के गाजीपुर मंडी को भी 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है।
2006 से भारत में ये डिटेक्ट हुआ है और अभी तक कोई ऐसा रोग नहीं मिला कि बर्ड फ्लू बर्ड से पोल्ट्री से आदमी में आए। तो जरूरत है एहतियात कदम उठाने का, जो हर राज्य उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, परभणी, बीड और रत्नागिरी के दापोली में पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई। परभणी जिले के मुरुम्बा गांव स्थित पोल्ट्री फार्म में करीब 800 मुर्गियों की मौत के बाद नमूने जांच के लिए भेजे गए। जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। कृषि संबंधी संसदीय समिति की आज एक अहम बैठक हुई। बैठक के एजेंडे में मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने से साक्ष्य जुटाना था। साथ ही देश में पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थिति और पशु वैक्सीन की उपलब्धता की स्थिति का आकलन करना था। बैठक में देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई, जिसे लेकर बाजार, चिड़ियाघरों और पोल्ट्री फार्मों की निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया। राज्यों में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने और गलत सूचना पर नकेल लगाने की बात कही गई। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे पर्याप्त संचालन के लिए पीपीई किट और सहायक उपकरण का पर्याप्त स्टॉक रखें। इसके साथ ही राज्य के पशुपालन विभागों से यह कहा गया है कि वे रोग की स्थिति पर करीबी से निगरानी के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ प्रभावी संचार और समन्वय सुनिश्चित करें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति की भी आज एक अहम बैठक हुई। समिति के बीजेपी के लोकसभा सांसद किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी हैं। समिति के एजेंडे में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों और केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड समेत शैक्षिक संस्थानों की भूमिका पर शिक्षा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय मामले, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन के प्रतिनिधियों के साक्ष्य जुटाना था, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति समेत प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए विशेष संदर्भ के लिए किए गए प्रावधान शामिल हैं। और विदेश मामलों की संसदीय समिति की भी आज एक अहम बैठक हुई और बैठक में कई अहम विषयों पर विचार विमर्श किया गया। समिति की अध्यक्षता लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने की। समिति की बैठक में एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 पर मसौदा रिपोर्ट को अपनाया गया। विदेशी मामलों के मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 पेश किया था, जिसे 23 दिसंबर को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। बिल मैरीटाइम पायरेसी रोकने और पायरेसी के अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करता है। विधेयक भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमाओं से लगे और उससे परे के सभी समुद्री भागों पर लागू होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति की भी एक आज अहम बैठक हुई। समिति की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव कर रहे हैं। समिति ने असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 पर संबंधित पक्षों से विचार सुने। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 पर रिपोर्ट पेश करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति की समय अवधि पहले ही बढ़ा दी है। यह अवधि 1 अप्रैल 2021 तक बढ़ाई गई है। यह विधेयक देश में सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक को विनियमित करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से 15-16 जनवरी को होने वाले स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रारंभ से जुड़ने की अपील की है। इस कार्यक्रम में उद्योग, निवेश, बैंकिंग और वित्त जगत की हस्तियों के अलावा स्टार्टअप से जुड़े युवा उद्यमी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयोजन भारत में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के 5 साल होने का गवाह बनेगा। ट्वीट के साथ साझा लिंक्डइन पोस्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे कोरोना काल में डिजिटल संवाद एक नया आयाम बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल संवाद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोग घरों में बैठे हुए भी कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में लोगों ने अधिकांश समय घरों में बिताया और इसके चलते उन्हें अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना पड़ा। लोगों को घरों से काम करना पड़ रहा है, लिहाजा प्रौद्योगिकी को आदतों में शुमार करना ही बेहतर है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्व के नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के साथ ही अधिकांश कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से करने पड़े, जो कि बेहद उपयोगी साबित हुए। देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए दिल्ली के संसद भवन परिसर में आज राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के 18 से 25 वर्ष उम्र के युवाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इन प्रतिनिधियों का चुनाव 2 स्तरीय भाषण प्रक्रिया के जरिए किया गया। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आपको बता दें कि अंतिम रूप से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं 3, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। देश के अलग अलग इलाकों से आए ये युवा अपने दिलों में भारतीय लोकतंत्र और उसके मुद्दों पर विचार करते हुए अपने अपने जिलों से दिल्ली तक पहुंचे हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरेन रिजिजू और लोकसभा के महासचिव उत्पल सिंह की उपस्थिति में ये प्रतिभागी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के राष्ट्रीय चरण में शामिल हुए। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने युवाओं से लोकतंत्र की मजबूती और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भागीदार बनने की अपील की। आप सब युवा संसद प्रतिभागी के रूप में आज संसद भवन के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में उपस्थित हैं। इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में जहां 14-15 अगस्त की रात्रि को ब्रिटिश हुकूमत से भारत ने सत्ता प्राप्त की स्थिति कुछ और है। उस समय की परिस्थिति के अनुसार युवाओं ने बलिदान देकर देश को आजाद कराया था, लेकिन आज इसी भावनाओं को हमें रखते हुए किस तरीके से हम भारत को सर्वोच्च बढ़ा सकते हैं, इस देश की प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा के अंदर हमें काम करने की आवश्यकता है। महोत्सव का आयोजन संघीय युवा और खेल मंत्रालय करता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के इस आयोजन में देश के राज्यों से 87 युवा प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आयोजन की प्रासंगिकता के बारे में कहा कि इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत को स्थापित करना है, ताकि लोकतंत्र में समाज के युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके। महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को अपने प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है, जहां युवा औपचारिक और अनौपचारिक रूप से विचारों का आदान प्रदान कर सके और अपनी सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को साझा कर सके। युवा उत्साह नई भारत का इस महोत्सव का थीम है, जिसमें युवा नई भारत का उत्सव मना रहे हैं। इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार और मूल भावना को साकार करना है। संसद के केंद्रीय कक्ष में आने से पहले देश के सभी जिलों में 2-2 युवाओं को चुना गया। बाद में उनमें से राज्य स्तर पर 3-3 युवाओं को उनके भाषण के आधार पर चुना गया। सभी राज्यों से प्रथम आए युवाओं के बीच आज प्रतियोगिता हुई। इन युवाओं ने वोकल फॉर लोकल, आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका, डिजिटल युग में डेटा की उपयोगिता और न्यूनतम सार्वभौमिक आय पर भाषण में भाग लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो एक मजबूत चट्टान सा है, एकदम नए हिंदुस्तान सा है। दोस्तों, भारत को एक नया भारत, एक सबल भारत, एक आर्थिक संप्रभुता संपन्न भारत और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान की प्रस्तावना है वोकल फॉर लोकल। To produce solar and wind energy, which will foster the national electric mobility plan. With regard to health sector, our pharmaceutical industry has produced an indigenous vaccine for battling COVID-19. We must achieve a Swadeshi economy. मंगलवार को राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता के आधार पर चुने गए 3 युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पुरस्कृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोयला क्षेत्र भारत को 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सबसे बड़ा योगदान कर सकता है। देश में कोयला खानों के लिए एक ही स्थान पर तमाम मंजूरियां देने की सिंगल विंडो प्रणाली का शुभारंभ करते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछले 6 साल में देश में
लगातार जो है वो कोयले का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार करने की भी क्षमता है। इस मौके पर उन्होंने देश की पहली वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के सफल बोलीदाताओं को अधिकार पत्र सौंपे। भरोसे से कह सकता हूं कि ऐसी जगह पर आकर खड़ा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के हमारे लक्ष्य में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर कोई एक क्षेत्र होगा तो निश्चित रूप से कोयला क्षेत्र होगा। वहां पर आकर हम खड़े हैं। आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में जब तक नहीं होता तब तक प्रधानमंत्री जी का स्वप्न सफल नहीं होता। और मैं मानता हूं कोयला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि जैसे बताया आज भी लगभग ऊर्जा का 72% हिस्सेदारी कोयला क्षेत्र से। Based on the experience of the various mineral-rich states and feedback received from the stakeholders, we are bringing structural reforms in mining sector very shortly. These reforms will generate huge employment opportunities and increase the production of mineral, leading to the self-reliance. Industry-friendly measures which promote the ease of doing business in mining sector will be brought in. असम के दौरे पर सिलचर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2016 में यहां सरकार बनी और फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, जिला परिषद चुनाव हो या पंचायत चुनाव, हर जगह आपने बीजेपी को समर्थन दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि असम की भाषा को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है और हमने ये किया। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल मंगलवार को आदेश जारी कर सकता है। याचिकाओं पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार और किसान संगठनों के बीच इस मुद्दे का समाधान नहीं निकलने पर निराशा जताई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो इस मामले में बातचीत के लिए कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं। कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस करेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए कि वो कानून के अमल पर रोक लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही किसानों से कहा कि वो वैकल्पिक जगह पर प्रदर्शन के बारे में सोचें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये उम्मीद जताई है कि 15 जनवरी को किसान संगठनों के साथ होने वाली अगली बैठक में समाधान का रास्ता निकल सकता है। किसान यूनियन के मन में है कि कानून को रिपील किया जाए और हमने किसान यूनियन को बार बार ये आग्रह किया है कि जिस प्रावधान पर आपको आपत्ति है वो प्रावधान पर आप चर्चा करिए, आपत्ति बताइए। हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। 15 तारीख को वार्ता का अगला दौर है। मुझे आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः हम रास्ता समाधान करने में सफल हो सकेंगे। और चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।